स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल रेड कार्डिनल द कोल्ड प्रिंस। ठंडी हवा ने रात के आकाश की धुंध के ऊपर 454 मीटर की ऊंचाई पर मजबूती से खड़ी एक फॉर्मेशन को बुरी तरह प्रभावित किया। कैंटेन टावर के सबसे ऊंचे अवलोकन डेक पर काले रंग की विंड ब्रेकर पहने एक आदमी, जिसका चेहरा काले दुपट्टे से ढका हुआ था, रोलिंग पर खड़ा था। रेलिंग सिर्फ अंगूठे जितनी चौड़ी थी, फिर भी वो आदमी उन पर खड़ा होने में सक्षम था। ठंडी हवा में उसके कपड़े बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। पर्पल आंखों वाला एक किशोर उस आदमी के पास आया और पूछा, तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह थोड़ा खुला हुआ है? मुझे किसी के लिए कोई दिलचस्पी ना होना पसंद नहीं है। अकेलापन बेहद डरावना है और दुनिया हमेशा से ठंडी रही है, आदमी ने जवाब दिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जैसे हत्यारे से यह सुनना काफी मनोरंजक है, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए हत्या करता है? पर्पल आंखों वाले किशोर लड़का हंसते हुए कहता है, मुझे डर है कि यह एक बड़ी गलतफहमी है। मैं ज्यादातर समय एक दयालु व्यक्ति ही रहता हूँ, आदमी ने जवाब दिया। ठीक है, आप एक दयालु व्यक्ति है जिसे हत्या करने में मजा आता है, लेकिन क्या आप कृपया सुनिश्चित कर सकते हैं कि महिला मर चुकी है? मैं नहीं चाहता कि परिवर्तन संघ मेरे आदमियों को अचानक खत्म कर दे जब उत्तरी घाटी में मेरी नाजुक योजना प्रगति पर हो। मखना, किशोर लड़के ने कहा। कोल्ड प्रिंस, मुझे आपकी योजना में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा कोई भी लक्ष्य मुझसे कभी नहीं बच पाया है। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे आपकी जान लेने के लिए कहे तो भी आप मुझसे बच नहीं पाएंगे, मखना ने कहा। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जिस व्यक्ति से आप निपट रहे हैं वह सिर्फ एक छोटा सा मेमना नहीं है जिसे मारा जाना है। वे वाइस एल्डर की मौत की झूठी खबर फैला रहे हैं। सौभाग्य से मैं चारों ओर नजर रख रहा हूँ। उन मूर्खों को मेरी योजना को फिर से बर्बाद ना करने दे। यह दुनिया कोल्ड प्रिंस के बजाय सिर्फ सालान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, किशोर लड़के ने घोषणा की। जैसी आपकी इच्छा, मखना ने कहा। किशोर लड़के ने मास्क पहना और एक आम पर्यटक की तरह लिफ्ट की ओर बढ़ा। वह जल्द ही भीड़ में गायब हो गया। मखना रेलिंग पर ही खड़ा रहा। कई टूरिस्टों ने महसूस किया कि जब वे उस आदमी के पास से गुजरे तो उनके पैर में जेली जैसा कुछ हो गया और जेली में बदल गए, लेकिन उन्होंने बस यह मान लिया कि वो आदमी कोई मैजिशियन है, इसलिए वे उसके अजीब व्यवहार से ज्यादा परेशान नहीं हुए। आह! नीचे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख अवलोकन डेक के नीचे स्थित फेरिस व्हील से आई थी। एक शरारती बच्चा कतार से बचने के लिए सुरक्षा रेलिंग के ऊपर चढ़ गया। फेरिस व्हील टावर से लटका हुआ था। सुरक्षा उपायों के बावजूद वे एक बच्चे को रोकने में विफल रहे जो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। कर्मचारी बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बच्चा अपना पैर खो बैठा और रेलिंग से गिर गया। मतलब पैर फिसल गया। वहां बेहद से पर्यटक थे, लेकिन उनमें से कुछ ही मैजिशियन थे। यह सब बेहद जल्दी हुआ था। 10 साल का लड़का टावर से गिरने लगा। कैंटन टावर 400 मीटर से ज्यादा ऊंचा था, जिसमें 100 से ज्यादा मंजिलें थी। लड़के के गिरने से बचने की कोई संभावना नहीं थी। उसकी मां सदमे से पहले ही बेहोश हो चुकी थी। 454 मीटर की ऊंचाई पर अवलोकन डेक पर खड़ा आदमी ऊपर से नीचे देख रहा था। वह अचानक धुंध में गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं बचा। अगले ही पल वह फेरिस व्हील पर फिर से दिखाई दिया। वह धीरे से झुका और अपनी नजर उस लड़के पर टिका दी जो टावर से 100 मीटर नीचे गिर गया था। एक मैजिशियन! आप एक मैजिशियन ही होंगे! एक महिला बेहद खुश हुई जब उसने देखा कि वह आदमी कहीं से प्रकट हो गया। भीड़ में से बाकी लोगों ने यह मान लिया कि जो आदमी अचानक प्रकट हुआ था वह भी कोई मैजिशियन है। सर, मेरा बच्चा पटरी से गिर गया है, कृपया उसे बचा लीजिए, बच्चे के पापा ने कहा। मखना स्थिर रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना मैजिक चला रहा हो, फिर भी 2 सेकंड के बाद भी वह नहीं हिला। इस बीच बच्चा पहले ही टावर से 200 मीटर नीचे आ चुका था। तिल के बीच जितना छोटा जमीन के करीब पहुंच रहा था। हर कोई मैजिशियन पर अपनी सारी उम्मीदें लगा रहा था जब उन्होंने उस भयानक मौत की कल्पना की जो छोटे बच्चे पर आ पड़ेगी। यह एक गलतफहमी है,
मखना मुस्कुराया। भले ही उसका चेहरा ढका हुआ था, फिर भी भीड़ बता सकती थी कि वह मुस्कुरा रहा था। मैं केवल उसे बुरी तरह से कुचलते हुए देखने का आनंद लेने आया हूँ। मखना के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि भीड़ में सिहरन दौड़ पड़ी। मैजिक सिटी से उड़ान आखिरकार 2 घंटे की देरी के बाद ग्वांग्स बैयून इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंची। आदर्श और चुटकी दोनों को एयरलाइंस को फटकार लगाने की इच्छा हुई, क्योंकि उन्होंने उनका इतना टाइम बर्बाद किया। अगर आदर्श के पास वास्तव में ऐसा करने की ऊर्जा होती तो अगर वह लगातार ब्लिंक करके यहाँ आता तो यह जल्द ही होता। वे तुरंत उस जगह पर गए जहां ईशाना छिपी हुई थी। जैसे ही चुटकी ने ईशाना को लकड़ी के बिस्तर पर लेटे हुए धीमी सांस लेते हुए देखा, उसकी आंखें लाल हो गई। चुटकी एक छोटी सी बच्ची थी। भले ही वह सामान्य रूप से कितनी भी शांत और मजबूत क्यों न दिखती हो, फिर भी वह अपने प्रियजनों को मरते हुए देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती थी। वह नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसके पापा के साथ हुआ था वैसा ही उसके आसपास किसी और के साथ फिर से हो, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला दर्द असहनीय होता है। ईशाना परिवर्तन संघ में नहीं छिपी थी। वह ग्वांग्स शहर के एक शहरी गांव में एक साधारण सा सामान से सुसज्जित किराए के घर में छिपी हुई थी। आदर्श को समझ में नहीं आया कि ईशाना हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बजाय यहाँ क्यों छिपी हुई थी। वह इस स्तर पर अपनी चोटों से मरने वाली थी। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। आदर्श ने कमजोर ईशाना को अपनी पीठ पर लेटा दिया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ईशाना की देखभाल कर रहे एनफोर्सर ने कहा। एनफोर्सर भी एक महिला थी। वह काफी युवा लग रही थी। वह संभवतः ईशाना की विश्वसनीय हेल्पर थी। आदर्श ने उसे पहले हीरो इंटेलिजेंसी में ईशाना के साथ देखा था। उसका नाम नैना था। नैना के चेहरे पर थकान थी। उसे सोए हुए काफी दिन हो गए। जब आदर्श ने ईशाना को हॉस्पिटल ले जाने का सुझाव दिया तो वह तुरंत उसके सामने खड़ी होगी। क्या हो रहा है? अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएंगे, आदर्श ने कहा। नैना की आंखें डर से चमक उठी। वह हकला भी रही थी। आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वह आदमी हमें देख रहा है, नैना ने कहा। वह आदमी? कौन तुम्हें देख रहा है? आदर्श ने कहा। हत्यारा। हम उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले थे, लेकिन उसने कहा कि उसे मुझसे कुछ कहना है, इसलिए मेरा सीनियर हमसे पहले ही चला गया और सड़क पर मर गया। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखें आसमान में चील की तरह चक्कर लगा रही है। वो हमें जहां भी जाते हैं ट्रैक कर लेता है, नैना ने कहा। एनफोर्सर्स कहाँ हैं? आपने स्थानीय परिवर्तन संघ से संपर्क क्यों नहीं किया? आदर्श ने पूछा। नैना ने कहा, परिवर्तन संघ कैंटन टावर की मध्य मंजिलों में स्थित है, लेकिन हमारे वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। आदर्श का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हत्यारा कितना भयानक था कि ये एनफोर्सर शहर के बीच में होने पर भी इतने असुरक्षित महसूस कर रहे थे। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे बाहर पैर रखते ही वे मर जाएंगे। आदर्श नैना के डर को समझ सकता था। वह वाकई डरी हुई थी, इतनी डरी हुई कि उसने एक एनफोर्सर के तौर पर अपनी गरिमा खो दी थी। चुटकी ने पर्दा हटाकर खिड़की के गंदे शीशे से झांका। वह शहर के बीचों बीच दूसरी छोटी इमारतों के पीछे मजबूती से खड़ा शानदार कैंटन टावर देख पाई। ग्वांग्स को दानव शहर कहा जाता था और कैंटन टावर को दानव टावर कहा जाता था। यह शहर का सबसे लोकप्रिय आकर्षण था और नांगू मैजिक एसोसिएशन का आधार था। प्रतिष्ठित नांगू परिवर्तन संघ भी टावर में स्थित था। शहरी गांव और कैंटन टावर के बीच जीवंत घनी आबादी वाला त्यानहे जिला था। लेकिन हत्यारा इतना साहसी था कि उसने सड़क पर एक परिवर्तक को मार डाला, यानी एनफोर्सर को। उनके लिए टावर तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा, चुटकी ने कहा। बहन को एहसास हो गया होगा कि उनकी जान खतरे में है और उसे कोई मदद नहीं मिल पा रही होगी, इसलिए उसने मुझसे गुप्त तरीके से कांटेक्ट किया, आदर्श ने कहा। क्या इसके पीछे कोई गद्दार है? आदर्श को याद आया कि ईशाना ने उसे बताया था कि एनफोर्सर में एक अज्ञात गद्दार है। अगर ऐसा था तो यह समझा जा सकता है कि ईशाना नांगू परिवर्तन संघ से हेल्प मांगने में क्यों हिचकिचा रही थी, क्योंकि इससे उसकी लोकेशन का पता चल सकता था।
ईशाना एक तर्कसंगत व्यक्ति थी। वह ज्यादातर लोगों से ज्यादा आगे की सोच सकती थी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली है और यह तभी सुरक्षित होगा जब वह लिंगहिम पर्वत संघ में वापस आ सके। क्या हुआ? हथियारों का हॉल उनके पीछे क्यों पड़ा है? आदर्श ने पूछा। वह शैतान नगरी की लगातार जांच कर रही थी और वह इसमें फंस गई। इसमें नैना राज खोलने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। वह यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि इसमें बेहद ज्यादा जोखिम था। अगर बेहद से लोग इस झमेले में फंस गए तो हालात आसानी से हाथ से निकल सकते थे। क्या है? बस बोलो। क्या तुम तब तक इंतजार करोगी जब तक हम सब मर नहीं जाते? आदर्श ने अधीरता से कहा। एक एनफोर्सर के तौर पर वह इतनी डरी हुई कैसे हो सकती है? यह एक रेड कार्डिनल है। वह एक और रेड कार्डिनल को ट्रैक करने में कामयाब रही, लेकिन रेड कार्डिनल बेहद अलर्ट था। हम पूरी तरह से आम लोगों की तरह छिपे हुए थे, फिर भी उसने हमारी जांच करने के लिए किसी को भेजा। जैसे ही हमें एहसास हुआ कि हमारा भेद खुल गया है, हमने भागने की कोशिश की। हमें लगा कि हम शहर में सुरक्षित हैं, लेकिन हम हत्यारे के सामने लगभग मर ही गए। नैना ने कहा। एक रेड कार्डिनल? आदर्श और चुटकी दंग रह गए। वह शैतान नगरी के 7 रेड कार्डिनल में से एक की जांच कर रही थी। इस बार वह कितनी गहराई तक चली गई? क्या वह पागल हो गई थी? कौन सा? आदर्श ने पूछा। द द कोल्ड प्रिंस। किसी कारण से जैसे ही नैना ने नाम लिया, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, जैसे कि पर्पल आंखों की एक जोड़ी खिड़की के बाहर से उसे देख रही हो। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, अंधकार की सर्वव्यापी खोज। मैजिक कोर्ट की एक एल्डर की मौत लगभग इसलिए हो गई थी क्योंकि उसे रेड कार्डिनल का पता चल गया था। शैतान नगरी के इन रेड कार्डिनल में से ऐसी कौन सी असाधारण क्षमताएं थी जो इतनी आसानी से उनके जैसे शक्तिशाली मैजिशियनों की हत्या कर सकती थी? आदर्श को शांत होने में कुछ समय लगा। वह ईशाना के पास गया और उसकी चोटों का निरीक्षण किया। ईशाना को ज्यादा शारीरिक चोटें नहीं आई थी, लेकिन उसकी पीली त्वचा पूरी तरह से काली हो गई थी, मानो वह बेहद लंबे समय तक किसी काले तरल पदार्थ में भीगी रही हो। उन्हें जहर नहीं दिया गया था, फिर भी उनका शरीर डार्क एनर्जी से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। यहाँ तक कि उनका खून भी डार्क मैजिक से दूषित हो गया था। उनकी स्थिति के लिए सामान्य दवाएं बेकार थी। एकमात्र इलाज हीलिंग एलिमेंट था, जो इस तरह का व्हाइट मैजिक था, एक तरह का व्हाइट। इतनी मजबूत डार्क एनर्जी! आदर्श ने अपना हाथ ईशाना के शरीर पर रखा, लेकिन डार्क एनर्जी तुरंत एक घातक वायरस की तरह आदर्श के हाथ में फैल गई। आदर्श एक शैडो मैजिशियन था, फिर भी वह डार्क एनर्जी का सामना करने में असमर्थ था। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ में संवेदना खत्म हो गई। हत्यारा हर जगह दिखाई देता है। हमने उससे भागने की बेहद कोशिश की है। हमने सभी संचार काट दिए हैं। हम उस पागल से बचने के लिए अपने मैजिक या यहाँ तक कि दवाइयों का उपयोग करने की ही भी हिम्मत नहीं कर रहे। नैना ने कहा। आदर्श गहरी सोच में पड़ गया। हत्यारे के पास इतनी भयानक ट्रैकिंग क्षमता कैसे थी? डार्क मैजिक के कई प्रकार थे। आदर्श शैडो का उपयोग करने में एक्सपर्ट था। वह शैडो के बीच जा सकता था, अपनी उपस्थिति को छिपा सकता था और अपने दुश्मनों की हरकतों को बाधित कर सकता था। वह अपनी इच्छा से लक्ष्यों को चिन्हित करने के लिए अंधेरे की मोहर भी बना सकता था, जिससे वह लक्ष्यों का पता लगा सकता था। इसी तरह वह आउटर माउंट कून पर कांसो फैंग हिलमैन का पीछा करने में कामयाब हुआ था। डार्क सील डार्क मैजिक की बेसिक क्षमताओं में से एक थी। आदर्श ने पहले ही ईशाना का निरीक्षण कर लिया था, लेकिन उसे उस पर अंधेरे की कोई सील नहीं मिली। अगर ऐसा कोई होता भी तो ईशाना बेहद पहले ही उससे छुटकारा पा चुकी होती। सील ऑफ डार्कनेस से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं था। तो फिर सवाल यह आया कि हत्यारा उनका पीछा कैसे कर रहा था। उन्होंने स्पेल, संचार उपकरण और दवाइयों का उपयोग करना बंद कर दिया था। दूसरे शब्दों में मैजिक की थोड़ी सी भी मौजूदगी हत्यारे को उनके स्थान का पता बता देती। जैसे जैसे मैजिशियन का स्तर बढ़ता गया, मैजिशियनों के लिए अपने स्पेलों का इस्तेमाल करने के तरीकों की संख्या भी बढ़ती गई। हालांकि आदर्श एक शैडो मैजिशियन था, फिर भी उसे इस रहस्य का कोई सुराग नहीं था। आदर्श ने चुटकी की तरफ देखा, लेकिन जानकर चुटकी भी अपना सिर हिला रही थी। उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था।
यह एक अंधकार का भ्रष्टाचार है, एक कमजोर आवाज ने कहा। आदर्श ने आवाज का पीछा किया और पाया कि ईशाना जाग रही थी। उसकी पलकें आधी खुली हुई थी। अपने होठ हिलाने में भी उसे बेहद ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। वह उनकी बातचीत सुन रही थी, लेकिन वह जवाब देने में बेहद कमजोर थी। अंधकार का भ्रष्टाचार अपने लक्ष्य के करीब हर चीज को मार्क करने में सक्षम है। संचार, इक्विपमेंट्स, बिल, लोग, दवाइयाँ, यह हत्यारे को थोड़ी सी भी ऊर्जा के बारे में अलर्ट कर देंगे जो उसने पता लगाई है। ईशाना ने कमजोरी से कहा, तो आप कह रही है कि हम एक भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अन्यथा हत्यारे को पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं? आदर्श ने पूछा। आदर्श और चुटकी दोनों ने ईशाना के साथ शारीरिक संपर्क बनाया था। डार्क मैजिक ने आदर्श पर अटैक भी किया था, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह हत्यारे को दिखाई देगा। ईशाना ने कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वह आदमी शहर में कहीं है। अगर हम नांग पर्वता संघ में जाने की कोशिश करेंगे तो वह हमें जरूर रोक लेगा। अगर हम हेल्प मांगने या कोई मैजिक करने की कोशिश करेंगे तो भी उसे पता चल जाएगा। हम कोई मेडिसिन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे दर्द में मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते? नैना ने निराशा में कहा। सबसे बड़ी समस्या जो उनके सामने थी वह थी ईशाना की चोटें। आदर्श का मानना था कि अगर उनका इलाज नहीं किया गया तो वह 24 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। ईशाना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह बेहद कमजोर थी। उसने अपनी आंखें खोलने की पूरी कोशिश की, जैसे कि उसे चुटकी और आदर्श को कुछ इम्पोर्टेंट बताना हो। मुझे परवाह नहीं कि आपने क्या पाया या क्या जाना, लेकिन मैं तुम्हें अब हार मानने नहीं दूंगा। अगर तुम मर गई तो चुटकी का क्या होगा? तुम ही उसके पास हो। बस अपनी आंखें बंद करो, आराम करो और धीरज रखो। मैं हत्यारे का ख्याल रखूंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। आदर्श ने ईशाना को आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। ईशाना बेहद कमजोर थी। उनका हर शब्द उनकी जिंदगी को छोटा कर देता। आदर्श की बातें सुनने के बाद ईशाना चुटकी की ओर मुड़ी। अपनी बहन को मरता हुआ देखकर और आदर्श की बातें सुनकर चुटकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में आदर्श की छाती पर मुक्का मारा और चिल्लाई, मेरे दादा अभी भी जिंदा है। ओह, मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम्हारी बहन तुम्हारी ज्यादा परवाह करेगी, इसलिए वह यह नहीं सोचेंगे कि अब वह गौरव के साथ मर सकती है, सिर्फ इसलिए कि उसने रेड कार्डिनल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। महिलाओं के बीच एक असली महिला को देश के प्रति वफादारी की शपथ लेते हुए अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए। जो लोग दोनों सिरों को पूरा करने में विफल रहे हैं उन्हें महान नहीं माना जाता है। यह एक ही चाल के टट्टू होने के समान है। यदि आपका फायर एलिमेंट मजबूत है लेकिन आपका लाइटनिंग एलिमेंट कमजोर है तो लोग आपसे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि आपने अपना सारा समय फायर एलिमेंट का कल्टीवेशन करने में बिताया है। आप उन लोगों से अलग नहीं हैं जो दोनों एलिमेंटों में बुरे हैं। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो यह है कि सीनियर सिस्टर, भले ही आपने परिवर्तन संघ के लिए बेहद कुछ किया हो, लेकिन आप चुटकी की अच्छी देखभाल नहीं कर रही है, जो आपको एक भयानक व्यक्ति बनाता है। आदर्श बड़बड़ाता रहा। ईशाना ने आदर्श की तरफ देखा। अगर उसमें ताकत होती तो वो आदर्श को ऐसी बकवास करने के लिए कमरे से बाहर कर देती। अगर उन्हें विकल्प दिया जाए तो कौन मरना पसंद करेगा? समस्या यह थी कि उसे नहीं लगता था कि उसके बचने की कोई संभावना है। हत्यारा उनके लिए बेहद शक्तिशाली था। ईशाना केवल एक विशेष विधि से चुटकी से संपर्क करने में सफल रही थी। उसने दादू से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी देश से बाहर थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी इंपॉर्टेंट काम में शामिल है। जब हमें उनकी मदद की जरूरत होती है तो वे लोग कभी आसपास नहीं होते, चुटकी ने गुस्से में कहा। हीरो हंटर एजेंसी में बेहद से एक्सपर्ट थे, लेकिन बाकी लोग आमतौर पर शैडो की तरह आते जाते रहते थे। उन्हें आसपास देखना दुर्लभ था, इसलिए किसी आपात स्थिति में उनसे मदद मांगना मुश्किल था। यह हत्यारा एक सुपर मैजिशियन है? आदर्श ने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह सुपर मैजिशियन से भी अधिक डरावना है, नैना ने कहा। अगर वे किसी सुपर मैजिशियन के खिलाफ होते तो उन्हें बस भागना पड़ता, लेकिन हत्यारे से बच पाना नामुमकिन था। हर बार जब उन्हें लगता कि वे सुरक्षित है तो हत्यारा अपने काले खंजर से उनके गले पर वार कर देता, जिससे वे दम घुटने वाले दबाव में आ जाते। आदर्श ने कहा, अगर वह सुपर मैजिशियन नहीं है तो हमारे पास अभी भी एक मौका है। क्योंकि हम अन्य लोगों से मदद नहीं मांग सकते, इसलिए हमें खुद ही उसका सामना करना होगा।
यदि वे जानना चाहते हैं कि उसने रेड कार्डिनल के बारे में क्या पता लगाया है तो उन्हें पहले ईशाना को बचाना होगा। एक मायावी सर्वव्यापी हत्यारा अंधेरे में उनका पीछा कर रहा था। आदर्श ने उसे सीधे भिड़ने का फैसला किया। आदर्श के पास ज्यादा समय नहीं बचा तो उसने शुरू में आहान के यहाँ आने तक का इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह विकल्प नहीं था। शहर के ऊपर छाई घनी धुंध के कारण कई उड़ानें देरी से या तो रद्द भी होगी। आहान के लिए समय पर यहाँ पहुंचने का एकमात्र तरीका अपने सुनहरे पंखों के साथ उड़कर आना था। हालांकि उसे सही रास्ते पर रहना था, अन्यथा वह खुद को डीमन प्राणियों को खिला लेता। मैं लिटिल फ्लेम बेले को पीछे छोड़ दूंगा और कैंटन टावर की ओर चल दूंगा। अगर मैं अपना मैजिक नहीं चलाऊंगा तो मैं देखूंगा कि हत्यारे को पता है कि मैं कहाँ हूँ, आदर्श ने कहा। आदर्श अब डार्क मैजिक से भी भ्रष्ट हो चुका था। सौभाग्य से लिटिल फ्लेम बेले अपनी चीनी मिट्टी के गुड़िया के रूप में उसके कंधे पर सो रही थी, अन्यथा जब उससे लिटिल फ्लेम बेले को बुलाना पड़ता तो उनका स्थान उजागर हो जाता। आदर्श को लिटिल फ्लेम बेले की ताकत पर पूरा भरोसा था। वह अकेला ही चला गया और बिजी सड़कों पर आगे बढ़ गया। उसने खुद को एक शोरगुल भरे बाजार में पाया। बाजार में लोगों की भीड़ थी। सब्जी विक्रेता, कसाई, मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं कम कीमत के लिए मोल भाव कर रही थी। युवा जोड़े शिकायत कर रहे थे जगह कितनी गंदी थी। आदर्श ने मैजिशियनों की पोशाक नहीं पहनी थी, ना ही उसके पास कोई बैज था। वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह भीड़ के बीच से निकल रहा था। वह आगे बढ़ता रहा और जल्द ही सियान जिले में पहुंच गया, जहां ऊंची इमारतें और ओवरपास थे। शहरी गांव की तुलना में यह एक अलग दुनिया की तरह थी। आदर्श कैंटन टावर के करीब पहुंच रहा था, तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा था। वह सिर्फ मैजिशियन की शारीरिक विशेषताओं का इस्तेमाल कर रहा था, अपने मैजिक पर भरोसा नहीं कर रहा था, इसलिए वह कोई मैजिक वेव नहीं छोड़ रहा था। कैंटन टावर ने रात में अपना अनूठा आकर्षण दिखाया। आदर्श ने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह इसे इतने करीब से देख रहा था तो टावर का सर्ल डिजाइन, इसके चौकोर हिस्से इतने शानदार होंगे। कोई गिर रहा है, हे भगवान, कोई टावर से गिर रहा है, हे भगवान, ये तो एक बच्चा है। आदर्श के सामने अचानक हंगामा मच गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। आदर्श ने अपना सिर उठाया और एक अस्पष्ट आकृति को तेजी से नीचे उतरते देखा। वह कुछ समय से नीचे गिर रही होगी। एक सामान्य मैजिशियन इस आकृति को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि निरंतर त्वरण से इसकी स्पीड उनके लिए संभालना मुश्किल होगा। प्रभाव से बच्चा किसी भी चीज के संपर्क करते ही कुचल जाएगा, जमीन की तो बात ही छोड़िए। अरे क्या नांगो मैजिक एसोसिएशन का हर मैजिशियन अंधा है, आदर्श ने गाली दी। आदर्श अपनी किस्मत से काफी प्रभावित था। बच्चा जमीन से 50 मीटर से भी कम ऊंचाई पर था। कुछ मैजिशियन उसे बचाने के लिए टावर से गोता लगा रहे थे, लेकिन वे समय पर बच्चे तक नहीं पहुंच पाए। आदर्श उस जगह के करीब था जहां बच्चा गिर रहा था। वह खुद को याद दिलाता रहा कि एक भी मैजिक का इस्तेमाल ना करे, फिर भी वह बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता था। मैं खुद को बदकिस्मत मानता हूँ। आदर्श को हमेशा ये शरारती बच्चे परेशान करते थे। जब उसे ब्लिंक का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया तो वह गायब हो गया। जिस क्षण उसके शरीर से एक चांदी की चमक निकली, एक अदृश्य काली ऊर्जा तुरंत उसके शरीर से उठी और छोटी काली मक्खियों में बदल गई और कैंटन टावर के टॉप की ओर आकाश में उड़ गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।